चलिए बेटा इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चंस कर लिए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के बहुत तमीज से हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जरा इन क्वेश्चंस को मजीद डिस्कस करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। क्वेश्चन 4 देखें। ले भाई स्क्रीन ही नहीं आ रही, कहां से देखेंगे क्वेश्चन। अच्छा बेटा इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड sells a single product whose variable cost कितनी है भाई? $6 per unit. Fixed cost over normal activity level है, जो normal activity level है that is 200,000 units. FOH का रेट 2 दे रहा है, इसका मतलब आपकी जो फिक्स कॉस्ट होगी 400,000 होगी, ये हमारी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। ऐसे ही सेलिंग प्राइस 10 है, इसका मतलब ये 10 माइनस 6 कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का आ गया? 4 का। वो कह रहा है हाउ मच प्रॉफिट इज मेड अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इफ कंपनी सेल्स कितना? 2,50,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस 10 है, वेरिएबल कॉस्ट 6 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 है। हम 2,50,000 यूनिट सेल कर रहे हैं इंटू 4, 10 लाख आ गया, 1 मिलियन आ गया। फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे 400,000, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग जो फिक्स कॉस्ट है उसको एक पीरियड कॉस्ट लेते हैं, कहने से प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 600,000। सिंपल है। A company manufactures and sells a single product for this month. The budgeted fixed production overhead कितना है? 48,000. Budgeted production units कितने हैं? तो अगर मैं आपसे FOH का रेट निकालूं, फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मांगू, 48 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, $4 पर यूनिट आ जाएगा। प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन 12,000 है, बजटेड सेल्स है 11,720 यूनिट्स। द कंपनी करंटली यूजेस क्या? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओके, इफ द कंपनी यूज मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर दिस मंथ, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द बजटेड प्रॉफिट? अब ध्यान से बात सुनिएगा। आपकी बजटेड प्रोडक्शन कितनी है और सेल कितना करोगे? 1,1। इसका मतलब मैं आपसे पूछूं क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, क्या हम कह सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स 280 हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स ओवरहेड का है। एब्जॉर्प्शन वाले पर यूनिट में प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ले लेते हैं, मार्जिनल नहीं लेता। सिंस एब्जॉर्प्शन वाला पर यूनिट में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को लेता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन में स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा होता है तो प्रॉफिट कम होता है। इस केस में 280 से आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा। 280 तो खैर यूनिट्स है, 280 यूनिट्स में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा एफओएच के रेट से, तो वो एक अमाउंट आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का जो एब्जॉर्प्शन में ज्यादा होगा। और जब एब्जॉर्प्शन में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। समझ में आ गया? एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अब वो कह रहे हैं तो मार्जिनल में क्या मैं कह सकता हूं उसी अमाउंट से प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो 280 इंटू 2, रेट कितना है? 2 का नहीं है, 4 का रेट। 280 इंटू 4, 11। क्या हम कह सकते हैं मार्जिनल में आपका प्रॉफिट 1120 से कम होगा? क्लियर है बात? When opening inventory was 8,500 liters, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक के यूनिट ज्यादा है। अब एक चीज पता होनी चाहिए, अगर ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट एब्जॉर्प्शन में ऑफ कोर्स ज्यादा होता है, ओपनिंग स्टॉक के ज्यादा होने की वजह से एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम हो जाएगा।
सही। देखो यूनिट्स तो एब्जॉर्प्शन हो या मार्जिन हो, यूनिट्स तो सेम होता है, लेकिन अगर मैं अमाउंट की बात करूं, स्टॉक के अमाउंट की, एब्जॉर्प्शन में स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट भी ज्यादा होता है और क्लोजिंग का भी ज्यादा होता है। अगर ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट एब्जॉर्प्शन में ज्यादा होगा तो उसका प्रॉफिट कम होगा, और रीजन फिक्स ऑलरेडी है। When opening inventory was 8,500 liters, closing इतना था, a firm had a profit, the 62,100 using क्या है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग को लेके इनके पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो 62,100 आ रहा है, ठीक है। Assuming that fixed overhead absorption rate कितना है, what would be the profit using absorption, पहले क्लियर कर ले, absorption को इस्तेमाल करते हुए आपका प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि इस दफा ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है। तो लॉजिकली आपका जो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स है ना वो 8,500 है, क्लोजिंग 6,750 है, इसका मतलब ओपनिंग यूनिट्स कितने ज्यादा है, 1,750 से आपके ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, यूनिट्स लीटर्स, एफओएस के रेट से मल्टीप्लाई कर दो, यार है 52। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, एब्जॉर्प्शन में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू एज कंपेयर टू मार्जिनल 5250 ज्यादा है। एब्जॉर्प्शन में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू एज कंपेयर टू मार्जिनल 5250 ज्यादा, नेट ओपनिंग क्लोजिंग नेट ऑफ करके। तो अगर ओपनिंग स्टॉक नेट ऑफ होने के बाद 5250 ज्यादा है एब्जॉर्प्शन, तो उसका प्रॉफिट कम होगा। उसने बेटा मार्जिनल में जितना प्रॉफिट दिया उसमें से माइनस कर, 62,100 में से 5250 माइनस करें, A company has established a margin costing profit 72,300, ओपनिंग इन्वेंट्री 300 यूनिट्स है, क्लोजिंग इस बार क्लोजिंग ज्यादा है, क्लोजिंग के यूनिट ज्यादा है तो मैं ओपनिंग और क्लोजिंग को नेट ऑफ करूंगा तो क्लोजिंग ही बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ऑफ कोर्स एब्जॉर्प्शन में ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। द फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हैज बीन कितना, 5 पर यूनिट। व्हाट इज द प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन, देखिए ओपनिंग 300 है, क्लोजिंग 7, बस इसको, तो क्या हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट 2250 ज्यादा होगा, तो 72,300 में ये ऐड कर दें, सेवन 4,550। Which of the following relates to marginal costing and which to absorption? The cost of a product includes an allowance for the fixed absorption. The cost of a product represents the additional cost of producing क्या? So marginal costing का मतलब ही यही होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की कॉस्ट। The following data are for the next two questions. तो ये अगले दो क्वेश्चंस का डेटा। The budget for the bride's first month of trading, producing and selling boards was as follows. बेटा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ बोर्ड से हम आपको 45, तीन जो इग्नोर किए 1000 है वैसे तो, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 30, प्रोडक्शन कॉस्ट 750 बोर्ड्स की कितनी है 75, 250 आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 500 जो यूनिट्स आपने सेल किए 50, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है उसका लिंक नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। अब सिंस ये वेरिएबल है, आप जितने ज्यादा यूनिट सेल करेंगे तो ये कॉस्ट बढ़ेगी, जितने कम यूनिट बेचेंगे तो ये कॉस्ट कम होगी। फिक्स सेलिंग कॉस्ट एक पीरियड कॉस्ट है, सेम रहती है। आगे चलते तो ये 80 आया, सेल्स रेवेन्यू 90 है, प्रॉफिट कितने का आता है? द बजट हैज बीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग क्या कह रहा है, एब्जॉर्प्शन। बोले जो बजट हमने बनाया ना वो एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंगली बनाया। कहता है व्हाट वुड बी द बजटेड प्रॉफिट इफ मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम हमने लीजिए, हमें ये बताना व्हाट वुड बी द बजटेड प्रॉफिट। इस वक्त बजटेड प्रॉफिट कितना है
वो कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन को लेते हुए 10 का बजटेड प्रॉफिट, अगर एब्जॉर्प्शन किया क्या हो मार्जिनल, तो बजटेड प्रॉफिट क्या हो? प्लीज हाँ देखिएगा अच्छे से, बात कर लें। आपके पास बेसिकली अगर आप चेक करें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, ऐसे ही है। अब जब हम बात करेंगे किसकी, मार्जिनल कॉस्टिंग, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में बेसिकली क्या होगा कि वो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को एक पीरियड कॉस्ट ले लेगा। समझ में आ रही बात? अब होगा क्या, जरा जागते रहिए। से 45 की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद देखिए ये 750 बोर्ड्स की प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब जब हम बात करेंगे किसकी, इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री को सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट भी वैल्यू करेंगे। 45 तो आपके पास 750 बोर्ड्स की कॉस्ट है। तो अगर मैं स्टॉक की बात करूं, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसको मैं अगर 250 से मल्टीप्लाई कर दूं और 750 से डिवाइड, बताएंगे क्या तो आएगा 15 आ रहा है। इसका मतलब है 500 यूनिट्स की तो क्लोजिंग स्टॉक को खाली वेरिएबल कॉस्ट पे ही आप करोगे वैल्यू। ये 45,000 कहने आप, ये तो बेसिकली आपके 750 यूनिट्स जो आपने ये बोर्ड जो मैन्युफैक्चर की उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। 250 स्टॉक में, स्टॉक को क्लोजिंग जो स्टॉक है उसको वेरिएबल कॉस्ट भी वैल्यू करेंगे। ये 30 आ गया हमारे पास, सही। इसके बाद जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है वो तो सेम रहेगी, एग्री कर रहे हैं इससे। लेकिन अब ये जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है इसको एक पीरियड कॉस्ट की तरह लेंगे। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 30 विल रिमेन 30, क्योंकि मार्जिन वाला पूरी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को एक पीरियड की कॉस्ट लेता है। फिक्स सेलिंग कॉस्ट इज 25, इट विल रिमेन 25, फिक्स सेलिंग कॉस्ट 25। अगर इन सबको ऐड करें 30 प्लस 5 प्लस 30 प्लस 25, ये 90 आ रहा है। आपका रेवेन्यू भी 90 है, यस तो इसका मतलब है क्या, एब्जॉर्प्शन में आप कितना कमा रहे हो 10,000 एब्जॉर्प्शन में, मार्जिनल में किस पे आ रहे हो, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा मार्जिनल में आपका प्रॉफिट 10,000 से कम हो जाएगा। सोचो एब्जॉर्प्शन में 10 का प्रॉफिट है, मार्जिन में 0 है, तो हम यही कहेंगे ना 10 से कम हो जाएगा। तो व्हाट वुड बी द बजटेड प्रॉफिट मार्जिन में, तो 10,000 लोअर। बात समझ में आ रही भाई? एब्जॉर्प्शन में आपने 10 कमाया, अब मैंने कहा मार्जिन में कितना कमाया, ये नहीं बोल रहे आप 0 कमाया, आप कह रहे हैं मार्जिन में 10,000 कम कमाया। समझ में आ रही बात? तो 0 पे आओगे आप, ये भी तो एक तरीका है क्या, इससे 10 कम कमाया आपने। यहां देखें, assume that at the end of the first month unit variable cost and fixed cost and selling price for the month were in line with the budget and inventory was valued at the same unit cost as in the above budget. However, if the production was actually कितना, बेटा ऊपर जो बजट बना है वो 750 यूनिट्स का बना है। अब वो कह रहे हैं अगर प्रोडक्शन 700 की और सेल किसको करें 6 को, तो व्हाट वुड बी द रिपोर्टेड प्रॉफिट यूजिंग, देखो ऑलरेडी ना एब्जॉर्प्शन को लेते हुए 750 यूनिट्स का एक बजटेड पीएनएल बना हुआ है। अब वो कह रहे हैं सब कुछ वही है, लेकिन आप ध्यान में ये रखो कि यार आप प्रोड्यूस 750 नहीं कर रहे 700 कर रहे, तो यहाँ पे अंडर या ओवर एब्जॉर्ब का इशू आएगा। सेकंड, नाउ वी आर नॉट सेलिंग 500 बोर्ड्स, नाउ वी आर सेलिंग 600 बोर्ड्स, तो उसी को चेंज करना है। क्लोजिंग इन्वेंटरी 100 की आएगी। अब बेसिकली करना क्या है, जरा जागते रहिएगा। इस पूरे डेटा को 700 पे लेकर आना है, सही, और स्टॉक को 250 से 100 पे लेकर आना है। अच्छे से देखिए, ये जो 45 है ये 750 यूनिट्स की या 750 बोर्ड्स की वेरिएबल कॉस्ट है। मैंने लिया 45, अगर मैं इसको 750 से डिवाइड करूं और 700 से, $42 आ जाएगा।
अच्छा, इसके बाद देखें बेटा, आपकी जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है ये 750 की थी, लेकिन आप तो किस पे आ चुके हैं 28। 2 का अंडर एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर आप देखें बात करेंगे उसमें आएंगे अंडर एब्जॉर्ब, टेंशन। अच्छा जी, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ 42 प्लस 28 क्या आ गया 7। राइट, अब क्लोजिंग स्टॉक आप बेटा अगर 600 सेल कर रहे हैं तो 100 क्लोजिंग स्टॉक में, ये सुनो ये जो 70 की कॉस्ट है 700 यूनिट्स को शो कर रही है। एग्री कर रहे हैं इससे? ये आ गया 60। अब अच्छे से सुनिएगा, आपका जो बजट था ना 750 बोर्ड्स का था, एक्चुअल प्रोडक्शन 700 की हुई, आपने अंडर एब्जॉर्ब किया। अंडर एब्जॉर्ब आपकी कॉस्ट को इंक्रीज करे, क्योंकि आपने तो खाली 700 जो बोर्ड्स हैं उनको लेते हुए ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाया। करवाना किस पे था 750 पे। अंडर एब्जॉर्ब विल इंक्रीज योर कॉस्ट। 750 का बजट था, मतलब ओरिजिनली सब कुछ 750 पे था, लेकिन हमने प्रोड्यूस 700 किया तो अंडर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो 30 की वजह हमने 28 एब्जॉर्ब करवाया, अंडर एब्जॉर्ब कितना है 2। आपको अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा। इसके बाद देखिए वेरिएबल के साथ क्या लिखा है, सेलिंग कॉस्ट। आपने यहां ना 500 यूनिट्स बेचे, अब हम 600 सेल कर रहे हैं। हाँ, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 6 आ गया। अच्छा, फिक्स सेलिंग कॉस्ट सेम रहेगी, वो तो फिक्स है ना। तो 62 प्लस 6 प्लस 20 93 आ रहा है। आप चेक कीजिएगा, आप उसमें आते हैं, आपका जो रेवेन्यू दिया हुआ था ये बेसिकली कितने यूनिट्स का 500, हमने कितने बेचे। तो अगर मैं 90 को 500 से डिवाइड करूं और 600 से मल्टीप्लाई, 108 आ रहा है। अब आपको प्रॉफिट 15 पे आ जाएगा, ये बात क्लियर हुई। तो ये पूछा ना आपसे, इफ द प्रोडक्शन वाज दिस, सेल इतना, व्हाट वुड बी द रिपोर्टेड प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन। तो रिपोर्टेड प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन 15,000 होगा। अच्छा, इसके बाद देखिए, a new company has set up a marginal costing system as a budgeted contribution। बेटा इनका बजटेड कंट्रीब्यूशन कितना है 26,000। बेस ऑन सेल कितना है 13,000 यूनिट्स, और प्रोडक्शन कितनी। अब मुझे एक चीज बताएं, अगर प्रोडक्शन 15 की है, सेल अगर ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है तो क्या मैं कह सकता हूँ क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स 2000 है। अगर ओपनिंग कुछ भी नहीं है तो क्लोजिंग यूनिट 2000 है। This level of production represents the firm's expected long-term level of production. Okay, this level of production represents firm's expected long-term level of production. The company's budgeted fixed overhead कितना है, आप देखिए बेटा आपका budgeted overhead 3000 है और आपका जो लॉन्ग टर्म लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो 15,000। तो आपके पास फिक्स ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा पर यूनिट 0.2। ये बात क्लियर होती है। आसान वर्डिंग्स में ना, जो 15,000 की प्रोडक्शन है वो आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है और हम एफएच का रेट निकालते हैं नॉर्मल कैपेसिटी पे। कह रहे हैं व्हाट वुड बी द बजटेड प्रॉफिट इफ द कंपनी वर टू चेंज टू एन एब्जॉर्प्शन। बेटा अगर मैं मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन पे आ रहा हूं तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी,
एब्जॉर्प्शन में जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से 2000, देखिएगा 2000 इंटू 0.2 $400। हम कह सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एब्जॉर्प्शन में $400 ज्यादा है, तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। मार्जिनल के अंदर प्रॉफिट कितना दिया इन्होंने? 26,000। तो ये लो प्रॉफिट अंडर मार्जिनल 26, इसमें ये 400 ऐड कर दे, 26,400 आना चाहिए। ढूंढे, मिला? क्लियर बात? मार्जिनल का 26 गिवन है ना। which of these statement are true of marginal costing system? The contribution per unit will be constant if the sales volume, सर ये हमारी assumption होती है कि सेल्स वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। देयर इज नो अंडर ओवर, यस। सो मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई अंडर या ओवर एब्जॉर्ब नहीं होता। मार्जिनल कॉस्टिंग डज नॉट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन, ये गलत। सर मार्जिनल कॉस्टिंग तो आपको ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन देती है डिसीजन मेकिंग एज कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन। ये हो गया। In a period, a company had opening inventory कितना? 31,000 units of product G. Closing inventory थी कितनी? 34,000 units. Profit based on marginal costing कितना? 8,50,500 और profit based on absorption, सही है? If the budgeted fixed cost for the company for the period were 1.837 million, what was the budgeted level of activity? अब बेटा बहुत ध्यान से एक चीज देखिए, यहां देखिए प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कितना और प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट बेटा 9,555,000। एब्जॉर्प्शन में देखते हैं कितना प्रॉफिट ज्यादा है। ये 1,05,000 ज्यादा है। एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट 1,05,000 ज्यादा है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट 1,05,000 ज्यादा है एज कम्पेयर टू मार्जिनल, तो एब्जॉर्प्शन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एज कंपेयर टू मार्जिनल 1,05,000 ज्यादा है। इससे मुझे फायदा क्या होगा? देखिए ये बेटा आपका ओपनिंग इन्वेंट्री है और ये क्या? क्लोजिंग। ये बात समझ में आती है? इसका मतलब ये हुआ ये ओपनिंग था, ये क्लोज, तो बचा कितना क्लोजिंग? तो लॉजिकली तो सिर्फ 3 ही बचे। ये बात समझ में आती है? अगर मैं इसको 3,000 से डिवाइड करूं, आपके पास ना लॉजिकली फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही? अब फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऐसे निकलता है, हम बजटेड एफएच लेते हैं और नॉर्मल कैपेसिटी ले लेते हैं। फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इस दफा हमें पता है 35, बजटेड एफएच भी दे दिया, उसने बजटेड एक्टिविटी लेवल मांगा ना। नॉर्मल कैपेसिटी मींस बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो बेटा अगर हम बजटेड एक्टिविटी लेवल इस तरह से निकाल सकते हैं, अगर हमें बजटेड फिक्स ओवरहेड पता है और फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट पता है, तो ये नहीं तो कुछ भी नहीं करें, इसको 35 से डिवाइड कर दें। 1837 ये आ रहा है 52,000। ढूंढे
सी वैसे भी फेवरेट ही होता हम लोगों का। इन अ गिवन पीरियड द प्रोडक्शन लेवल ऑफ एन आइटम एग्जैक्टली मैचेस क्या? अच्छा फिर तो आपको कोई क्लोजिंग स्टॉक हो ही नहीं सकता। जितना प्रोड्यूस कर रहा हूं उतना सेल कर रहा हूं। हाउ वुड प्रॉफिट डिफर इफ मार्जिन? सर अगर उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हो जितना सेल कर रहे हैं, ना ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग। अब सुनना बेटा, अगर ओपनिंग भी ना हो और क्लोजिंग भी ना हो तो एब्जॉर्प्शन मार्जिन दोनों में प्रॉफिट सेम आएगा। ना ओपनिंग स्टॉक हो ना क्लोजिंग हो, दोनों में प्रॉफिट। तो देयर वुड नॉट बी अ for a product that has a positive unit contribution, which of the following events would tend to increase total contribution by the greatest amount? हमने बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो ग्रेटेस्ट अमाउंट से क्या करेगा? वो कह रहा है फॉर अ प्रोडक्ट दैट इज अ पॉजिटिव यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन। इनमें से कौन सा इवेंट ऐसा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वुड इंक्रीज द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द ग्रेटेस्ट अमाउंट? देखते हैं। 10% डिक्रीज इन क्या? अगर मैं सेलिंग प्राइस ले लेता हूँ 100, वेरिएबल कॉस्ट लेता हूँ 60, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? सेलिंग प्राइस 100, वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम 10 से कम कर दें तो कितनी हो जाएगी? ऐसे ही ना, इस पे पहुंच जाएंगे हम। तो आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 40 से किस पे आएगा? 6। कितने परसेंट में चेंज आया? 15%। ये बात समझ में आती है? अगर 10% से वेरिएबल कॉस्ट को कम किया जाए तो कंट्रीब्यूशन में 15% का चेंज आएगा। अगर 10% से सेलिंग प्राइस बढ़ाई जाए, 100 माइनस 60 40, और सेलिंग प्राइस हो जाएगी 110। अगर 10% से बढ़ाए तो ये सेम रहेगी। 10 का फर्क आ गया ना, 10/40, 25%। इंक्रीज इन क्या? अगर हम वॉल्यूम के सेल करने को बढ़ाएं, अब सुनना, अगर यार वॉल्यूम बढ़ेगा ना, वॉल्यूम, तो क्या होगा? सेल्स का अमाउंट बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट भी बढ़ेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। भाई देखे ना, जहां पहले 2 यूनिट्स की सेल थी अब 3 की सेल आ जाएगी। जहां पहले 2 की वेरिएबल कॉस्ट थी अब क्या आएगी? और यहाँ पे एक और चीज भी पड़ी थी थोड़ी देर पहले, यहाँ देखिए, द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी कांस्टेंट इफ द सेल्स वॉल्यूम। तो अगर सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कंट्रीब्यूशन तो क्या मैं कह, अच्छा ये इसका तो कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, सेम रह रहा। 15% डिक्रीज टू द टोटल फिक्स कॉस्ट। सर इसका तो कंट्रीब्यूशन से कोई लिंक ही नहीं, ये तो कोई नो लिंक विद कंट्रीब्यूशन। एग्री कर रहे हैं? इन दोनों में से ज्यादा चेंज कौन ला रहा है? बात समझ में आ रही? बड़े ये बात क्लियर हुई? 15 का 20 समझ में आ गया? 16 पे है बेटा। EXP has compiled the following standard cost card for its main product. बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में क्या होता है? पर यूनिट की कॉस्ट होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स 33 है, वेरिएबल 45.10 है। सेलिंग कॉस्ट आ गई, फिक्स वेरिएबल, ये सेल कर सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है। व्हाट वुड बी द क्लोजिंग इन्वेंटरी टू बी वैल्यूड अंडर क्या? तो अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बेटा हम पर यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट भी लेते हैं, फिक्स कॉस्ट भी लेते हैं, लेकिन इससे प्रोडक्शन वाली, नॉन प्रोडक्शन नहीं लेते। इसका मतलब ये कि 33 78.1 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो रही? तो लिख देंगे। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत ही तमीज से हमने प्रॉपरली ये वाला सॉल्व कर लिया, ऐसे ही। अच्छा
ये भी हम फॉर्मेट डिस्कस कर चुके थे, फॉर्मेट वाज बीइंग डिस्कस, ये कर चुके हम लास्ट क्लास। ये सब नॉट प्रॉफिट को हमने कर दिया था नेट, ये वाला फॉर्मेट भी हम देख चुके थे, ये भी देख चुके हैं, ये भी देख, ये रिकंसिलिएशन जो प्रॉफिट रिकंसिलिएशन ये आपकी बुक में भी एज इट इज बना हुआ है। अब बेटा जरा लॉन्ग क्वेश्चंस पे चलते हैं। आई होप, लेकिन अब थोड़ा हमने प्रीवियस क्लास में भी लॉन्ग क्वेश्चन किया था आज हमने, और प्रीवियस क्लास में भी हमने कुछ एमसीक्यूज किए थे अगर आप रिकॉल करें, लेकिन अब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत अब जरा हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे चलते हैं ताकि आपको आइडिया हो करना है।